जहांगीर के बाद में हम जहांगीर के बाद में बिल्कुल शाहजहां हमने शुरू कर दिया था। शाहजहां में हमने बताया था कि उसके बचपन का नाम खुर्रम था। जन्म बर्थ की बात करें तो 1592 में हुआ था। माता का नाम जगत गोसाई था, जिनको जोधाबाई की उपाधि मिली थी। कहते हैं कि शाहजहां का जो विवाह हुआ था वो उसकी मामा की बेटी अशफाक खां की बेटी थी, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो, से विवाह किया और उसे एक उपाधि दी, जो उपाधि या टाइटल कहलाया मुमताज महल का। कहते हैं मुमताज महल की जो मृत्यु हुई थी वो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जब बच्चे को जन्म देने के समय उसकी मृत्यु हो गई थी मुमताज महल की। मुमताज की ही याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। और ताजमहल को बनाने वाले दो कलाकार थे, बहुत फेमस, जो वास्तुकलाकार थे या वास्तुकार थे या आर्किटेक्चर थे। उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी और दूसरे का नाम था उस्ताद ईशा खां। ऐसा माना जाता है कि जो शाहजहां है, शाहजहां के समय में जो स्थापत्य कला थी, स्थापत्य कला का मतलब होता है, स्थापत्य कला का मतलब होता है प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, आर्किटेक्चर। जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ही अपने स्वर्णिम समय में चल रहा था, इसका स्वर्णकाल था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। कहते हैं शाहजहां ने नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, आगरा में कई सारी फेमस मॉस्कों का निर्माण भी कराया था। अब ये हमने आपको कुछ चित्र दिखाए थे। रेड फोर्ट है ये, है ना, ये ताजमहल का साइड वाला हिस्सा है, ये ताजमहल के अंदर का हिस्सा है। तो कुछ ऐसे आपको ये देखिए, तो ये सारी वो इमारतें हैं जो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। अब कहते हैं कि 1638 में शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था और 1644 में दिल्ली में ही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। In 1638, Shahjahan built a Lal Killa in Red Fort in Delhi, and 1644 built a Jama Mosque in Delhi also. अब कहते हैं कि शाहजहां ने अपने शासन को सेलिब्रेट करने के लिए, अपने शासन को सेलिब्रेट करने के लिए या मनाने के लिए उसने एक चीज की थी। वो चीज ये थी मेरे प्यारे दोस्तों कि उसने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। अब मयूर सिंहासन क्या है समझिएगा। मयूर सिंहासन को ही कहते हैं तख्त ए ताऊस। मयूर सिंहासन को क्या कहते हैं बेटा, बोलो जल्दी से। तख्त ए ताऊस। तख्त ए ताऊस जो है वो मयूर सिंहासन को कहा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें इसने बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात मोती लगवाए थे और एक हीरे का नाम होता है कोहिनूर। और सुन लीजिए, कोहिनूर के आगे कभी हीरा नहीं लिखा जाता, क्योंकि दुनिया को ये पता है कि ये विश्व का, दुनिया का सबसे बेहतरीन हीरा है। तो कोहिनूर को मयूर सिंहासन में बीचों बीच में, मयूर सिंहासन के बीचों बीच में कोहिनूर हीरा लगवाया था शाहजहां ने। अब आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा ये कीमती था, जो आज के समय में इंग्लैंड की महारानी के पास है। ये कहाँ पर है, इंग्लैंड में। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ ऐसी धरोहरें होती हैं जिनको आप रखेंगे, अगर आप ले जाएंगे जबरदस्ती तो वो आपको बर्बाद कर देंगी, आपके पावर को न्यूट्रल कर देंगी, आपको एकदम बेकार कर देंगी। ऐसा ही ठीक हुआ था अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज जब भारत से कोहिनूर को ले गए थे, मैं आपको बता देता हूँ, अंग्रेज तो हालांकि बहुत बाद में आए, क्योंकि ये ईरान चला गया था। मयूर सिंहासन को लूटा किसने था, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं पर। 1739 में भारत पर एक आक्रमण हुआ था, जो किया था नादिर शाह ने। किसने किया था बेटा, नादिर शाह ने किया था। और जब नादिर शाह ने आक्रमण किया बेटा, तो ये ईरान का था। तो इसने यहाँ से लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि, हीरे जवाहरात मोती और मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ताऊस कहते हैं,
ये लेकर के ईरान गया था। और जब ये ईरान पहुंचा तो इतनी धन दौलत थी इसके पास में, तो इसने ईरान के लोगों के ऊपर जो कर लगते थे वो कर हटा दिए थे। और आने वाले 3 वर्षों तक नादिर शाह ने ईरान के लोगों से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया था, जिस वजह से ईरान के लोगों ने नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा था। एक प्रश्न तो यहां से बन जाता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं। अब क्या हुआ सुनिएगा वो बात भी मेरी। जब ये ईरान पहुंचा तो प्यारे बच्चे नादिर शाह कुछ समय तो गद्दी पर रहा, लगभग 3 वर्ष। और जैसे ही इसने दोबारा से कर लगाए तो वैसे ही रिबेलियन हो गया, वहां पे विद्रोह हो गया कि भाई अब कर हम क्यों दें, नहीं देंगे कर। जैसे अपने यहाँ नहीं होता है, जैसे सिंपल सी हम बात बताएं आप सभी को, जैसे आरक्षण एक शब्द है, रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन जो अंबेडकर जी ने दिया था वो सिर्फ 10 वर्षों के लिए दिया था संविधान में। सुनिएगा, क्या वो रिजर्वेशन आज तक हट पाया? नहीं हट पाया। अब वो पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है। अंबेडकर जी ने 10 वर्षों के लिए पिछड़े वर्ग या दलित लोगों को रिजर्वेशन देने की बात कही थी, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है, आज तक आ गया 1950 से आज तक आ गया 70 साल। तो यहाँ तो भैया 3 साल बाद लोग विद्रोह कर दिए, और विद्रोह के बाद जो नादिर शाह कोहिनूर लेके वापस गया था, वहां जो कोहिनूर लेके वहां गया था उसको वापस कहीं ना कहीं फिर भारत आ गया, और भारत से फिर अंग्रेज लेके गए। और जब अंग्रेज लेके गए भारत से कोहिनूर, तो आपको पता है भारत में अंग्रेजों की सत्ता छीण हो गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। बोलो यस और नो। अब देखिए ना, 300 साल तक भारत पर शासन किया। 300 साल कितना लंबा समय होता है। ये तो एकदम मोटा मोटा फिगर बताया है, क्योंकि 1608 में वो आ गए थे, धीमे धीमे उन्होंने चीजें करनी शुरू करी। 1608 से लेकर के 1950 तक अंग्रेज रहे हैं। भाई कहा है कि 47 में हम आजाद हो गए, 47 में अंग्रेज थोड़ी चले गए थे पूर्ण रूप से। अंग्रेज तो धीमे धीमे जब संविधान बन गया, लागू हो गया, तब गए थे। बोलो गलत कह रहा हूं क्या मैं? जल्दी से बताओ बेटा, सभी लोग बता दें भाई, कंफर्मेशन दे दें, इतनी बात क्लियर है। अभिषेक पाल जी, आकांक्षा तोमर, हेमा शिकरवार, मीना, नितिन, नीतीश, पूर्वी, राधा कुमारी, ऋषभ, ऋषभा, संजीत, शिवेंदु, सोमिल, विदुषी। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा मेरी बात को। इस मयूर सिंहासन को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? इस मयूर सिंहासन को बनाने वाला व्यक्ति था बेबादल खान। कौन था बेटा? बेबादल खान। जो बेबादल खान था वो व्यक्ति है जिसने इस मयूर सिंहासन को बनाया था। ये वो व्यक्ति है जिसने इस मयूर सिंहासन को बनाया था। मतलब ये एक आर्किटेक्चर है, कारपेंटर कह सकते हो, जिसने इस मयूर सिंहासन को बनाया था। कहते हैं कि जो शाहजहां है, शाहजहां ने दीवान खास, लाल किले के अंदर एक जगह बनवाई थी दीवान खास। दीवान खास में ये मीटिंग किया करते थे। दीवान खास में क्या करते थे बेटा? ये दीवान खास में ये मीटिंग किया करते थे, रिलेटेड टू असेंबली कह सकते हो एक तरीके से, रिलेटेड टू कि आने वाले भविष्य में अगर कोई समस्या, कोई दिक्कत आती है तो वहां से हम किस प्रकार से निकलेंगे या किस प्रकार से उस चीज को हैंडल करेंगे। इन सारी बातों के ऊपर ये काम किया करते थे दीवाने खास में बैठ करके। अब कहते हैं कि शाहजहां के जो बच्चे थे, अब देखो बच्चों के ऊपर कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर जैसे आपने कहा, तो पहले के समय में राजाओं के बच्चे कितने होते थे उसके ऊपर कभी कोई प्रश्न नहीं बनता है, ये हमेशा ध्यान रखें। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस या चाइल्ड्स पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि पहले के समय में कई राजा थे, ऐसे ऐसे राजा थे जिनके 100 बच्चे हुए हैं, तो ऐसा कोई प्रश्न कभी बनता नहीं। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं 4 बच्चों का जिक्र कर रहा हूँ, सुनिएगा बड़े गौर से। शाहजहां के 4 बच्चे जिनमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिएगा। सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह। दारा शिकोह को शाहजहां बहुत प्रेम करता था, और दारा शिकोह बहुत विद्वान व्यक्ति था, सबसे बड़ी बात।
दूसरा बच्चे की अगर मैं बात करूं तो वो था सूजा। तीसरे बच्चे की बात करूं वो था मुराद। चौथे बच्चे की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम था औरंगजेब। ये चार बच्चे मेन रूप से इतिहास में बताए गए हैं। बात क्लियर? कौन कौन बेटा? दारा सिको, सूजा, मुराद, औरंगजेब। सुनिएगा मेरी बात। औरंगजेब का पालन पोषण नूरजहां ने किया था, और नूरजहां को शाहजहां ने 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देके लाहौर भेज दिया था। क्योंकि औरंगजेब बहुत छोटा था बचपन में जब इसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो अब इसका पालन पोषण अब शाहजहां तो करेगा नहीं, तो इसका पालन पोषण इसकी दादी ने किया। एक तरीके से अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं नूरजहां। नूरजहां हालांकि जहांगीर की तीसरी पत्नी थी, और इससे पहले की जो पत्नियां थी, उन 2 पत्नियां, चाहे मान बाई हो, उन दोनों ने ही सुसाइड कर लिया था, क्योंकि जहांगीर बहुत ज्यादा शराब पीता था। मैंने आपको बताया था। अब कहते हैं कि जो नूर जहां थी वो इस बात से बहुत खफा थी कि मुझे आगरा से या दिल्ली से उठा के लाहौर भेज दिया इसका पालन पोषण करने के लिए, लेकिन ना चाहते हुए भी उसने इसका पालन पोषण किया। लेकिन उसने हमेशा औरंगजेब को उसके पिता शाहजहां के विरोध में भड़काने वाली बातों को कहती थी। अब सिंपल सी बात है, आपको रोज अगर कहा जाए कि आपके पिता ऐसे हैं, आपके पिता वैसे हैं, उन्होंने ऐसा किया बेटा तुम्हारे साथ, बेटा तुम्हारे साथ ऐसा किया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप ना चाहते हुए भी आपका जो ब्रेन होगा ना, उन बातों को रिकॉल करते करते वो ब्रेन उसी तरीके का हो जाएगा। एम आई राइट और नॉट? बोलो जल्दी से। एक बात को आप 20 बार सुनोगे तो आपके मन में कुछ ना कुछ तो धारणा गलत बनी जाएगी। वो धारणा गलत बन गई। औरंगजेब शाहजहां से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा था। अब होता क्या है सुनिएगा। कहते नहीं कई बार सोने पे सुहागा हो जाता है, वैसी चीज हो गई। हुआ क्या कि दैट वाज द टाइम ऑफ 1658, 1658 था। 1658 में क्या हुआ, शाहजहां की तबीयत बिगड़ी बहुत ज्यादा। जब शाहजहां की तबीयत बिगड़ी तो शाहजहां ने अपने बच्चों को बुलाया, दारा को, औरंगजेब, सूजा, मुराद, और कहा कि बेटा देखो मेरी तबीयत तो सही नहीं रह रही है। आगरा के किले में बुलाया सभी को, कहा तबीयत तो बेटा सही नहीं रह रही है, और इतना बड़ा एम्पायर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ जगहों के गवर्नर, एक राज्यपाल के तौर पर या एक शासक के तौर पर मैं आपको अपॉइंट कर दूं, तो आप अपने अपना संभालो जाकर। तो बच्चे भी कहते हैं ठीक है। सूजा सूजा को शाहजहां कहता है कि बेटा तुम्हें मैंने बंगाल दिया, तुम बंगाल के गवर्नर नियुक्त किए जा रहे हो, तुम बंगाल जाओ और बंगाल को संभालो। अब समझिए, मुराद से कहा कि बेटा मैं तुम्हें पूरा गुजरात देता हूँ, पूरा गुजरात संभालो। अब औरंगजेब के तो मन में ये था कि मैं दिल्ली और आगरा संभालूंगा, लेकिन औरंगजेब से कह दिया जाता है कि बेटा तुम जाओ और दक्कन संभालो। क्या संभालो बेटा? दक्कन। दक्कन जो है वो महाराष्ट्र का एक रीजन है, ये पुणे से लगा हुआ बहुत बड़ा रीजन है दक्कन, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर आपने अगर कोई सीरियल या कभी कहानी सुनी हो तो इस रीजन पर मराठाओं का भी बहुत बड़ा वर्चस्व है। तो यहाँ पर भेज दिया जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब अब यहीं से विद्रोही हो जाता है, कहता है अच्छा हमको इतनी दूर, तो कहा भाई बंगाल भी तो दूर है, बंगाल कोई आगरा से पास है क्या? बंगाल के ऐसे कूदोगे आगरा, बंगाल में गिरोगे। इन तीनों को दे दिया, और कहा दारा को क्या दोगे? तो दारा को मैं अपने साथ रखूंगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, दारा शिकोह पर विश्वास बहुत था शाहजहां का, बड़ा बेटा था। शाहजहां ने, ये बहुत विद्वान भी था, शाहजहां ने दारा शिकोह को एक उपाधि, एक टाइटल दिया था, शाह बुलंद इकबाल।
शाहजहां ने दारा सिकोह को एक टाइटल दिया था, जिस टाइटल का नाम क्या है बेटा? शाह बुलंद इकबाल। बोलो बात समझ में आई हो तो यस और नो, जल्दी से बताएं। सभी प्यारे बच्चे बता रहे हैं जल्दी से, कितनी बात क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या? अब सुनिएगा इसे बेटा, दारा सिकोह को जो शाह बुलंद इकबाल है ना, इसे इंग्लिश में पता क्या कहते हैं? किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून। किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून, इस बात को ध्यान रखिए, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून के नाम से जाना जाता है। कौन बेटा? दारा सिकोह। मुद्दा क्लियर? जल्दी से सभी लोग बता दें, यस और नो। ठीक है, अब मेरी बात को सुनिएगा बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, सभी प्यारे बच्चे सुनेंगे। अच्छा, अब क्या होता है, अब 1658 में ये सब चले जाते हैं, पर लगभग 1658 के अंत जो महीने चल रहे हैं, वहां पर जो शाहजहां है उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। तो शाहजहां क्या करता है, अपने बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। क्या घोषित कर देता है? उत्तराधिकारी, मतलब कहने का होल एंड सोल बना देता है शाहजहां। और ये बात, अब उत्तराधिकारी अगर बन गया तो दिल्ली और आगरा कौन संभालेगा? दारा शिकोह संभालेगा, यस और नो? जल्दी से बताओ, अब दिल्ली और आगरा कौन संभालेगा? दारा शिकोह संभालेगा। ये बात जैसे ही औरंगजेब को पता चलती है, औरंगजेब बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, कहता है फिर मेरे साथ धोखा। अच्छा, इसकी दादी ने यही सिखाया था कि तुम्हारे साथ धोखा होता आ रहा है हमेशा। अब क्या होता है, औरंगजेब तुरंत यहाँ पैगाम भेजता है गुजरात, और यहाँ भी पैगाम भेजता है, देखा मैंने जो कहा था, अब्बा जान ने सारा कुछ दे दिया बड़े भाईजान को, रह गए तुम देखते हुए। अब ये तीनों एक हो जाते हैं, अलायंस बना लेते हैं। कौन तीनों? सूजा, मुराद, औरंगजेब। औरंगजेब देखो क्या कहता है अपने दोनों भाइयों से, सुन लो जरा, कि तुम मेरा सहयोग करो, तुम दोनों, एक लोग आगरा में रहना, आगरा को संभालना, और एक लोग दिल्ली को संभालना, मैं ये जो बाहर का है ये सब मैं संभाल लूंगा, परेशान बिल्कुल मत होना। दोनों भाई खुश हो जाते हैं कि आगरा और दिल्ली, जैसे अब सिंपल सी बात है, दो पावर हब हैं, है ना, एक आगरा एक दिल्ली, दोनों मिल जाएं तो कहीं ना कहीं बहुत पावर आ जाएगी। तो ये बात इन्हें दोनों को नहीं पता, बेवकूफों की, मार देगा मुझे भी। अब होता क्या है सुन लो, कि यहाँ पर जब औरंगजेब इन तीनों तीनों एक हो जाते हैं, तो यहाँ शुरू होते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन, जिसे कहते हैं हिंदी में उत्तराधिकार के युद्ध। कौन से युद्ध शुरू हो जाते हैं प्यारे बच्चों? उत्तराधिकार के युद्ध शुरू हो जाते हैं। और उत्तराधिकार के युद्धों में होता क्या है, उत्तराधिकार के युद्ध औरंगजेब चल देता है, तीनों सेनाएं आ जाती हैं आगरा के समीप, और कहता क्या है सुन लो, कि मैं अब्बा जान को देखने आ रहा हूं, उनकी तबीयत खराब है, और आगरा पर अटैक कर देता है, और आगरा में बैठे हुए बीमार बाप को बंदी बना लेता है। और शाहजहां को यहाँ औरंगजेब बंदी बना करके घोषणा, झूठी खबर फैला देता है कि अब्बा जान की मृत्यु हो गई, शाहजहां मर गए। अब आप सोचिए कितना तेज था औरंगजेब। तभी तो युद्ध होगा उत्तराधिकार का, बोलो। अब शुरू होता है उत्तराधिकार का युद्ध। जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे कहते हैं पहला बैटल ऑफ बहादुरगढ़, शायद मैंने हिंदी में लगाई होगी, परेशान मत होना, ये देखो हाँ लगा हुआ है, ठीक है। बैटल ऑफ बहादुरगढ़ जो हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, वो 14 फरवरी को हुआ था, वैलेंटाइन डे पर। हमने यहाँ पे डेट नहीं लिखी है सबकी, तो 14 फरवरी 1658 को होता है, जो सूजा और दारा सिकोह के बीच लड़ा जाता है। लेकिन सूजा हार जाता है, और सूजा हारने के बाद यहाँ पर उसकी हत्या कर दी जाती है, वो मर जाता है। दूसरा युद्ध, अब इस बार दारा सिकोह जीत गया है, देखना। दूसरा होता है धर्मट का युद्ध, बैटल ऑफ धर्मट। ये
25 अप्रैल 1658 को होता है, जो लड़ाई मुराद और दारा के बीच हुई। हालांकि दारा की ओर से लड़ने वाला जो व्यक्ति था वो जसवंत सिंह था, तो ये इसके बीच होती है। यहाँ पर दारा हार जाता है। कौन हार गया इस बार? दारा सिको हार गया। हालांकि इसकी हत्या नहीं हुई, भाग निकला ये। फिर एक बैटल होता है, बैटल ऑफ सामूगढ़। कौन सा भैया? बैटल ऑफ सामूगढ़। ये 1658 को होता है, जो औरंगजेब और दारा के बीच होता है, और दारा फिर हार जाता है। और इस बार एक फाइनल बैटल होता है, जिस बैटल का नाम है बैटल ऑफ देवराई। देवराई का युद्ध 1600 कब होता है? 59 में। ये दारा सिको और औरंगजेब के बीच होता है, और इसी युद्ध में दारा सिको इस्लाम की अवहेलना कर देता है। इस्लाम की अवहेलना कर देता है। जब ये इस्लाम की अवहेलना कर देता है, समझ रहे हो ना, इस्लाम को गाली दे देता है, तो औरंगजेब बहुत खतरनाक आदमी, इस्लाम के जो विरोधी थे उसको तो औरंगजेब मार देता था तुरंत। इसने अपने ही भाई का सरकलम कर लिया, अपने ही भाई की हत्या कर दी इस्लाम के विरोध जाने पर। हालांकि इस्लाम का विरोध जाना तो एक सेकेंडरी पार्ट था, प्राइमरी पार्ट क्या था आप जानते हैं? गद्दी हासिल करना। औरंगजेब ने दारा की हत्या कर दी। उधर शाहजहां को एक आगरा के किले में नजरबंद कर दिया, बंदी बना के छोड़ दिया। और जब शाहजहां को पता चलता है कि मेरा बड़ा बेटा दारा शिको, उसकी हत्या कर दी औरंगजेब ने, तो बहुत दुखी होता है। सूजा को भी मरवा दिया, कहीं ना कहीं विद्रोह करवा दिया। सूजा भी मर चुका है, मुराद भी मार दिया जाता है इसी के द्वारा। अब अकेला औरंगजेब बचता है। और यही सब सोचते सोचते जो शाहजहां है, उसकी मृत्यु 1666 में होती है। कब हो जाती है? 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, और शाहजहां जेल में एक कैदी के रूप में मरता है। अब मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन आता है, आप सभी पीएससी में आता है हालांकि क्वेश्चन, पर आपके भी एग्जाम में कभी आ सकता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा मुगल शासक था जिसने अपने कैदी जीवन के 8 वर्ष आगरा की जेल या आगरा की किले में बिताए। या कई बार क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से वह कौन सा मुगल शासक है जो जिसने अपने जीवन के 8 वर्ष कैदी के रूप में बिताए और अंत में उसकी मृत्यु एक कैदी के रूप में हुई। तो दोनों का ही आंसर क्या होगा बेटा? शाहजहां। बोलो, बात क्लियर हुई सभी बच्चों को? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोल सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा। अब मैं कुछ और बातें बता देता हूँ आप सभी को, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। शाहजहां ने, पहले क्या होता था, कुछ राजा सिजदा सिजदा एवं पैबोस, सिजदा और पैबोस प्रथा चलती थी। तो शाहजहां ने सिजदा और पैबोस प्रथा को समाप्त कर दिया था। शाहजहां ने सिजदा और पैबोस प्रथा को समाप्त कर दिया था, और इसके स्थान पर लेके आया था वो चहार तस्लीम प्रथा। चहर तस्लीम प्रथा लेके आया था। शाहजहां ने एक और काम किया था। आप जानते हो अकबर ने क्या शुरू की थी? इलाही संवत। बोलो यस और नो। लेकिन शाहजहां ने इलाही संवत समाप्त कर दी, और उसके स्थान पर लेके आया हिजरी संवत। बोलो, मुद्दा क्लियर? इलाही संवत को इलाही एरा बोलते हैं, और हिजरी संवत को हिजरी एरा बोलते हैं। बोलो, मुद्दा क्लियर? सभी लोग बता दे भाई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसके समय में तुलादान प्रथा थी, झरोखा दर्शन था, ये सब इसने बंद कर दिया था। तुलादान प्रथा, झरोखा दर्शन,
वो नहीं देखा होगा आपने, नेट पड़ा रहता है और लोग नाचते रहते हैं, कुछ ऐसा दर्शन टाइप का, ठीक है, नाच गाना टाइप का हुआ करता है। तो इसने बंद कर दिया था। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। शायद ये लिखा भी होगा, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, यहाँ लिख देते हैं। ये क्या है तो सभी को पता होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो न जानता हो इसे? शाहजहां ने, शाहजहां शिफ्टेड हिज कैपिटल, शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। इसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई थी। और जब ये आगरा से दिल्ली राजधानी बना रहा था तो इस बात को जरूर ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसने एक शहर बसाया था यमुना नदी के किनारे, जिस शहर का नाम था, क्या नाम था बताओ जल्दी से? शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद। जो शाहजहानाबाद है ये बनाया था या बसाया था किसने? शाहजहां ने। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने वाला जो कलाकार था उसने, अब देखिए एग्जैक्ट कहना तो मुश्किल है, क्या सत्यता है इस बारे में मुझे भी कुछ जानकारी ज्यादा नहीं है, कि उनके हाथ पैर कटवा दिए गए थे अंत में, कि वो ऐसी इमारत ना बना सके। पर कई लोगों का मानना है कि जो ये मंदिर, ये जो ताजमहल है वो एक मंदिर था, वो एक ताजमहल बनाया नहीं गया। सत्यता क्या है ये कहना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल, लेकिन जिसमें मुझे एक नंबर मिल जाए वो सही है, तो ये ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। और बनाने वाला कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईशा खान। ये जो मीनारें हैं ये 3-3 डिग्री पर बाहर की ओर झुकी हुई हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितने कितने डिग्री पर झुकी हैं बाहर की ओर? 3-3 डिग्री पर। अब आप कहोगे ऐसा क्यों है सर? क्योंकि अगर कभी भूकंप बहुत तेज आए तो ये मीनारें इस ताजमहल पे ना गिर के बाहर की ओर गिरे, इसलिए ये 3-3 डिग्री पर झुकी हुई है बाहर की ओर। बनाने में कहते हैं लगभग 20 वर्ष का समय लगा था ताजमहल को, बिल्कुल। और 10,000 के आसपास लेबर लगी थी, 10,000 लोग लगे थे। बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और अगला हम लोगों का छोटा सा जो टॉपिक है वो शाहजहां के बेटे के बारे में, जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं। क्या नाम है प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। शाहजहां का बेटा कौन? तो आप सभी लोग कहोगे औरंगजेब। कौन सा जेब है भैया? औरंगजेब। औरंगजेब का जो समय है, अगर मैं इस समय की बात करता हूँ, बिल्कुल, औरंगजेब की बात करूं तो कहते हैं 1658 से लेकर के 1707 तक। अब मेरी बात को सुनिएगा। औरंगजेब ने पहले जब आक्रमण किया आगरा पर, अपने पिता को बंदी बना लिया और कह दिया कि भाई पिताजी मर गए, तो पहला राज्याभिषेक तो उसने 1658 में कराया था। राज्याभिषेक, ठीक। फिर जब उत्तराधिकार का युद्ध जीता था वो 1659 में, उत्तराधिकार का जब वो युद्ध जीता 1659 में, तब उसने, औरंगजेब ने क्या किया, एक बार फिर राज्याभिषेक कराया। तो भारतीय इतिहास में अगर मैं बात करूं मुगल शासकों की, तो मुगल शासकों में औरंगजेब एक लौता ऐसा शासक है जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, कितने बार कराया था? 2 बार। मतलब ही कंडक्ट द कोरोनेशन सेरेमनी। क्या मैंने कहा? ही कंडक्ट द कोरोनेशन सेरेमनी दैट इज 2 टाइम्स, इन 1658 एंड इन 1659 रिस्पेक्टिवली। मुद्दा क्लियर? मीना, ठीक है। अब कहते हैं औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1618 में दाहोद उज्जैन के समीप हुआ था। इनकी माँ का नाम मुमताज महल था। और कहा जाता है कि जो औरंगजेब है उसकी जो विवाह था, he got married to दिलराज बानो बेगम, शी इज द प्रिंसेस ऑफ ईरान।
ये ईरान की राजकुमारी थी दिलराज बानो बेगम, उससे इनका विवाह हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कि विवाह भी उस टाइम पे बताइए कितनी कितनी दूर होते थे। हिंदुस्तान का विवाह ईरान में हो रहा है। अब सोचो जब ये विवाह करने गया होगा तो कितना लश्कर लेके गया होगा, कितना पैसा खर्च हुआ होगा बारात ले जाने में। सोच रहे हो कि नहीं? तो सोचने की अगर बात सोचो तो पहले बहुत लोग पैसे थे, धनवान थे। भारत सोने की चिड़िया था, आप सभी लोग जानते हैं। कहते हैं जो औरंगजेब था उसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। राज्याभिषेक को ही कहते हैं कोरोनेशन सेरेमनी। ये पहला ऐसा मुगल शासक है जिसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। इसकी बेटा आलमगीर की उपाधि धारण की थी। आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता, या आप कह सकते हो विजेता। आलमगीर का मतलब क्या है बेटा? विजेता। बोलो मुद्दा क्लियर सभी प्यारे बच्चों को? इतनी बात क्लियर हो तो जल्दी से बताएं हाँ या ना। ठीक है। कहा जाता है इसने नवरोज का जो त्योहार मनाते थे, नवरोज जानते हो ना? नवरोज का त्योहार जो नए वर्ष पे मनाया जाता है, नए वर्ष पर, जो पर्शियन रीति रिवाज के अंतर्गत मनाया जाता था। ईरान में ईरान को पर्शिया तो बोलते हैं, तो उसे इसने प्रतिबंधित कर दिया, बैन लगा दिया। अच्छा, कुछ शासक ऐसे आए जिन्होंने कहा तुलादान चलाइए, तो तुलादान इसने पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि शाहजहां ने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन कुछ माने कुछ नहीं माने। फिर कहते हैं कि इसने 3 हिंदू मंदिरों को तोड़ने का, पूरा ध्वस्त करने का काम किया था, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस का, केशवा राय मंदिर मथुरा का और सोमनाथ मंदिर गुजरात का शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है बेटा? बनारस। बोलो, या काशी कह दो, काशी में है, या बनारस में है, वाराणसी में, बोलो या सर दो। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। और केशवा राय मंदिर मथुरा में पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखिए, मथुरा में। इन सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था इसने, तोड़ दिया था, डेमोलिश कर दिया था। कुछ टूटा कुछ बचा, इस तरीके से। कहते हैं इसने सरिया को लागू किया। सरिया का मतलब जानिए, सरिया का मतलब होता है शरीयत लॉ। इसने शरीयत लॉ को लागू किया, और साथ ही साथ में मुहताशिब एक कोर्ट बनाया, कोर्ट ऑफ सेंसर था, जो लोगों के, मुहतासिब क्या करता था, प्रजा के चरित्र, जो चरित्र होता था, चरित्र जानते हो ना, करेक्टर। तो प्रजा के करेक्टर को ये देखता था कि किस तरीके का प्रजा का करेक्टर है। अब आप समझ सकते हो, राजा ये देख रहा हो कि प्रजा का करेक्टर कैसा है। क्योंकि औरंगजेब के टाइम पे ऐसी कोई एविडेंसेस नहीं मिले कि इसने 4 विवाह किए या कुछ और इस तरीके की चीजें औरंगजेब के समय नहीं मिली। औरंगजेब बहुत सख्त व्यक्ति था, बहुत ज्यादा सख्त व्यक्ति था। इसका एक ही काम था, इसका एक जो टारगेट था वो ये था, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। अब आप कहोगे सर ये दारुल दारुल क्या आपने बोल दिया? मैं आपको समझा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का मतलब है, औरंगजेब कहता था दारुल हर्ब को परिवर्तित करना है किसमें? दारुल, अरे भाई, इस्लाम में। इसका मतलब है काफिरों का देश, काफिरों का देश, उसे बदल देंगे हम, किसमें बदल देंगे? इस्लाम के देश में। बात समझ में आई कि नहीं? ये मतलब होता है दारुल हल्ब और दारुल इस्लाम का। बोलो भैया, मुद्दा क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से बताओ। 16-17 लोग क्लास में, जल्दी से सभी लोग बता दें, आगे बढ़ेंगे। तो मुहतासिब का बेसिकली काम क्या था बेटा? मुहतासिब का काम था कि वो अपना, बिल्कुल, चरित्र या करेक्टर देखते थे, प्रजा का करेक्टर कैसा है। आज तक आपने सुना होगा राजा का करेक्टर, यहाँ प्रजा का करेक्टर चेक किया जाता था। ठीक। अब मेरी बात सुनिएगा। औरंगजेब ने, अकबर ने जजिया कर हटाया था, याद करो, याद आया? लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लागू कर दिया था। जजिया कर कौन सा था? जो गैर मुसलमानों पर लगता था।
इसने तीर्थ यात्रा कर को भी पुनः लागू कर दिया। अब तीर्थ यात्रा पर जाओगे तो कर दोगे। अगला, सिखों के नवें गुरु। क्या कहा? सिखों के नवें गुरु गुरु तेग बहादुर। भैया गुरु तेग बहादुर जो हैं, सिखों के जो नवें गुरु हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो कहते हैं सिख धर्म में ये सबसे फेमस ये भी रहे हैं क्योंकि इनके समय में जो सिख धर्म था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उसका प्रचार प्रसार बहुत हो रहा था, प्रचार प्रसार हो रहा था। औरंगजेब को पता चला कि सिख धर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जजिया कर बेटा धार्मिक कर नहीं है, जकात धार्मिक कर होता है। जिसने भी लिखा है वो जान ले, जजिया कर धार्मिक कर नहीं है, तीर्थ यात्रा कर भी एक धार्मिक कर नहीं है, सिर्फ गैर मुसलमानों को देना होता था। मुसलमानों के लिए एक धार्मिक कर था बेटा जकात, ध्यान रखना, ठीक है। ये धार्मिक कर है जो मुसलमानों को अपनी संपत्ति का 1/40वां भाग देना था। कौन सा भाग? 1/40वां भाग देना होता। तो सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर को बुलाया गया और कहा गया आप एक काम करिए, आप जैसे सिख धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसी तरीके से आप सिख धर्म को छोड़िए और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करिए। आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, जो आपकी इच्छा होगी वो आपको सब देंगे। सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर ने करने से इनकार कर दिया, जिस कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। कहाँ पे? चांदनी चौक, सुना है आपने? बोलो जल्दी से। चांदनी चौक, दिल्ली के, दिल्ली में पड़ता है। इसी के पास में एक जगह है शीशगंज, शीशगंज गुरुद्वारा, यहीं पर हत्या हुई थी गुरु तेग बहादुर। मुद्दा क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से बताओ। चलो बहुत बढ़िया। कहते हैं औरंगजेब को जिंदा पीर या दरवेश कहते थे। दरवेश का मतलब होता है, इट्स नोन एज राजा के वेश में फकीर। दरवेश का मतलब क्या है? राजा के वेश में, राजा के वेश में फकीर। इसे कहते हैं दरवेश। मुद्दा क्लियर हुआ बच्चों? बताओ जल्दी से यस और नो। अब कहते हैं औरंगजेब ने दिल्ली में लाल किला परिषद में एक मस्जिद बनवाया था जिसका नाम था मोती मस्जिद, और के नाम से एक छोटी छोटी संगमरमर की मस्जिद बनवाई थी। मतलब ये प्योर संगमरमर की बनी थी। लाहौर में इसने बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। लाहौर में इसने बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया था। ऐसा माना जाता है कि मुगल शासकों में, सुनिएगा मेरी बात को, मुगल शासकों में जो हिंदू सूबेदार थे या जो सूबे हुआ करते थे, मुगल शासकों में जो सूबे हुआ करते थे उन सूबों की संख्या सबसे ज्यादा, मुगल शासकों में सबसे अधिक, सबसे अधिक सूबे औरंगजेब के समय में थे। जिनकी संख्या लगभग 20 थी, 20 सूबे थे। अब आप कहोगे सर और लोगों के समय में कितने थे? अकबर के समय में इनकी संख्या 15 के आसपास, 15 थी लगभग। जहांगीर के समय ये 17 थे, शाहजहां के समय ये 18 थे। बोलो मुद्दा क्लियर सभी को कि नहीं?
और औरंगजेब के समय ये 20 हो गए थे। तो सबसे अधिक सूबों की संख्या इन्हीं के टाइम पे थी। मुद्दा क्लियर। अब कहते हैं मुगलों की जो सेना थी वो पता है कितने उसमें बटी थी? 4 हिस्सों में बटी थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी पर लड़ने वाली सेना। लिखना पड़ेगा, ये बताओ जल्दी से सेना के बारे में कि 4 सेगमेंट में इनकी आर्मी थी। पहली पैदल सेना, दूसरी घुड़सवार सेना, तीसरी कौन सी थी? तोपखाना, और चौथी कौन सी थी? हाथी सेना, या हाथी पर बैठ के लड़ने वाली सेना। ध्यान रखिएगा, हाथी सेना का मतलब ये है। ये 4 प्रकार की सेना थी किसके समय में? बोलो। मुगलों के समय में। और औरंगजेब के समय, सुनिएगा बात को, औरंगजेब के समय मीर बख्शी मीर बख्शी जो है ये सेना प्रमुख था, सैन्य विभाग का प्रमुख था। सैन्य विभाग का प्रमुख। क्या नाम है इसका बेटा? बोलो। मीर बख्शी। मुद्दा क्लियर सभी बच्चों को? जल्दी से बताओ यस और नो। इतनी बात क्लियर हो गई? शर्मा रहे हो? बता दिया करो भाई। कहते हैं औरंगजेब की जो पत्नी थी जिसका नाम था दिलराज बानो बेगम, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको राबिया उद दौरानी कहा गया। दौरानी। यहाँ रा होगा, ठीक है। राबिया उद दौरानी कहते थे। ठीक, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब कहा जाता है औरंगजेब अपनी पत्नी की याद में उसने एक मकबरा बनवाया था जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं, और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इस मकबरे को ताजमहल की तरह बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन बन नहीं पाया था। इसे ब्लैक ताजमहल भी कहा गया है और दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब बीबी का मकबरा एक है जिसके 3 नाम है। कौन कौन से? जो औरंगजेब की पत्नी थी दिलराज बानो बेगम, जिसे राबिया उद दौरानी की उपाधि दी गई थी, उसके मरने के बाद उसका जो टॉम्ब बनवाया गया उसे एक नाम दिया गया बीबी का मकबरा, दूसरा नाम दिया गया ब्लैक ताजमहल, और तीसरा नाम दिया गया दक्षिण भारत का ताजमहल। याद रहेगा सभी को? जल्दी से बता दें एक बार, यस और नो। ये रहा वो बीबी का मकबरा जो आप देख रहे हैं ना। ताजमहल जैसे बनाने की कोशिश हुई लेकिन ये बन नहीं पाया था। लेकिन बना ये पहाड़ियों के बीच में है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब चारों तरफ से हिल टाइप की बनी हुई है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। चला जाए आगे। जल्दी बता दो प्यारे बच्चों। नन्हे मुन्ने राही, देश के सिपाही, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। कहते हैं औरंगजेब के समय, क्या मैंने कहा? औरंगजेब के समय इसने क्या किया था? सुनिएगा बड़े गौर से, बड़ा इंटरेस्टेड पॉइंट बन के निकलता है यहाँ से। इसने अपने दरबार में, औरंगजेब ने अपने दरबार में अपने दरबार में संगीत पर संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया।
क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि इसे दूसरे का संगीत नहीं पसंद आता था, बड़ा समस्या थी। क्यों नहीं आता था? ये खुद ही बहुत बढ़िया वीणा वादन करता था, वीणा बहुत अच्छी बजाता था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि औरंगजेब क्या बजा लेता था, क्या बजाने में निपुण था, तो आप बताएंगे वीणा बजाने में निपुण था, वीणा बजाने में निपुण था। तो जब भैया ये क्या नाम बेसिकली प्रतिबंध लगा दिया, और जितने भी इसके दरबार के संगीतकार थे उन सभी को छुट्टी दे दी और कहा वर्क फ्रॉम होम करो। क्या करो? वर्क फ्रॉम होम। वो भी खुश, घर से काम करना है। और इसके समय में इतनी ज्यादा संगीत ग्रंथ लिख गए, संगीत ग्रंथ जो थे सबसे ज्यादा इसी के टाइम पे लिखे गए। क्यों? अब घर से काम करना सबको, उनका दय दनादन कट डालो जल्दी जल्दी जितना करना है। तो इसके शासन काल में सबसे ज्यादा शास्त्रीय संगीत या भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऊपर ग्रंथ या पुस्तकें लिखी गई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसके समय को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है एक तरीके से संगीत का, स्वर्णिम काल। पर वही मुद्दा, स्वर्णिम काल एक ऐसा था कि आप खुल करके नहीं कर सकते थे क्योंकि इसे पसंद नहीं था, बहुत स्ट्रिक्ट था। हमने आपको बताया था कि ये अपने समय का बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यक्ति है, बहुत ही स्ट्रिक्ट, इतना मीन्स कह सकते हो आप, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दरबार में एकदम स्ट्रिक्टनेस रखता था। ऐसा नहीं हंसी मजाक चलता रहता है, ऐसा नहीं था। अब बात आती है भाई कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, औरंगजेब कब मरा। औरंगजेब जो मरा था यही बता देते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, डेथ इसकी, और इसे अहमदनगर में दफनाया गया था। अहमदनगर में क्या कर दिया गया था, बरिड कर दिया गया था या दफना दिया गया था। तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई बेटा? अहमदनगर में हुई। इस बात को ध्यान रखना। बोलो भाई, बात क्लियर हो गई तो जल्दी से बताओ इस बात, इतनी बात क्लियर? जल्दी से बता दें सभी लोग, भाई नाम ना लेना पड़ा करे, 20 15 20 लोग हैं, सभी लोग बता दें। हैं? बैठ जाते हो, बोलते भी नहीं हो, गलत बात है ना? बताओ जल्दी से। 15 17 लोग हैं, जल्दी जल्दी सभी लोग बता दें। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, डन 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 है, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ेंगे। आपको मुगल उत्तरकालीन मुगल शासकों की कुछ बातें बता देते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। अभी तक 4 लोगों ने बताया है कि अभी तक क्लियर है, और इसके अलावा जो 11 12 और लोग बैठे हुए हैं, ये सब पंजीरी खाने आए हैं सत्यनारायण भगवान की। हैं? क्यों भाई? डन है, डन है, डन है, ठीक है। लिख रहे होंगे, चलो ठीक है, लिखते रहो आराम से। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से अब आपका शुरू हो जाता है मॉडर्न इंडिया। यहाँ पर आपका उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य है। मतलब कहने का मैं कह सकता हूँ कि ये मॉडर्न मुगल्स हैं। कौन से मुगल नहीं है? मॉडर्न इंडिया के मुगल्स हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कौन से मुगल हैं प्यारे बच्चों? मॉडर्न इंडिया के मुगल हैं। अब देखो, मॉडर्न इंडिया के मुगल्स की अगर मैं बात करूं तो जो क्वेश्चन बनता है सिर्फ उसके बारे में समझ लीजिए, क्योंकि पूरा तो इसे पढ़ना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं कि पूरा हम पढ़ते रहें। यहाँ पर सबसे पहले जो गद्दी पर बैठा उसका नाम क्या था? उसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह। बहादुर शाह। हिंदी में तो नहीं लिखना पड़ेगा, दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक। अब अगर मैं बात करूं तो दूसरा कौन था? दूसरा व्यक्ति था जहांदार शाह। जहांदार शाह।
तीसरा व्यक्ति था फर्रुखसियार। फर्रुखसियार। चौथा व्यक्ति मोहम्मद शाह। पांचवा व्यक्ति अहमद शाह। अहमद शाह। छठा व्यक्ति आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड। अगला व्यक्ति शाह आलम सेकंड। अगला व्यक्ति अकबर सेकंड। अकबर सेकंड। और लास्ट व्यक्ति बहादुर शाह सेकंड, या इसी को कहते हैं बहादुर शाह जफर। बोलो भैया, बात समझ में आई सभी बच्चों को कि नहीं? जल्दी से बताएं, इतने लोग हैं। अब इनमें से आपको कुछ जानने जरूरी है जो आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे बहादुर शाह ये है ना, इसे बहादुर शाह प्रथम भी कहते हैं। आप प्रथम लिख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। बहादुर शाह प्रथम जो है, इसका बचपन का नाम या वास्तविक नाम है मुअज्जम। क्या नाम है? मुअज्जम, ध्यान रखिएगा। इसी को, मुअज्जम को ही एक और नाम दिया गया है, शाह आलम प्रथम। अब देखो, आदमी एक है, नाम इसके तीन है। बात समझ में आई कि नहीं? और इसी को एक नाम से पुकारा जाता है, वो नाम क्या है? उपनाम जिसे कहते हैं, टाइटल जैसा, साहे बेखबर। साहे बेखबर। अब एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से साहे बेखबर किसे कहते हैं, तो उसका भी आंसर ये भी है, उसका आंसर ये भी है, उसका आंसर ये भी है। बोलो, बात समझ में आई सभी को कि नहीं? अब एग्जाम में कौन सा देगा ये मैं कैसे बताऊं आपको? बोलो यस और नो। दूसरी बात, जहांदार शाह को कहते हैं लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? तो आप कहोगे लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को। फर्रुखसियार को क्या कहा गया है? घृणित कायर। घृणित कायर। मोहम्मद शाह को क्या कहा गया है? रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह। बोलो, मुद्दा क्लियर? जल्दी से बताओ हाँ या ना। जल्दी से बताओ भाई। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, निम्नलिखित में से नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो आप याद रखिएगा,
नादिर शाह ने दिल्ली पर जो आक्रमण किया था वही नादिर शाह। रनीला नहीं है, रंगीला है। रनीला नहीं है, रंगीला। तो नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था दिल्ली पर वो मोहम्मद शाह के समय में, 1739 में। इसने बेटा नादिर शाह। ये वही नादिर शाह है जिसे ईरान का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ईरान का नेपोलियन कहते हैं। मुद्दा क्लियर हो गया? जल्दी से बोलो, क्या लेके गया था ये? अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, तख्त ताऊस, मयूर, सिंहासन, 70 करोड़ रुपए की धनराशि लूट के लेके गया था। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अगली बात सुनिएगा, यहीं पर हुआ था, बिल्कुल यहीं पर हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। क्या मैंने शब्द बोला? यहीं पर हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, यहीं बक्सर का युद्ध, और यहीं पर प्लासी का युद्ध। ये 3 युद्ध यहाँ पर हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जान लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मुगल उत्तरकालीन मुगल शासक हैं, जो कौन है उत्तरकालीन मुगल शासक हैं, ये 1707 से चले हैं और 1857 तक रहे। मतलब मोटा मोटा 150 वर्षों का सफर है इनका। मजा आ गया? चलो अब मेरी बात सुनो भैया। मैंने आपको 3 युद्धों का नाम लिया, कौन कौन से युद्ध बताएं? बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आप कहोगे 23 जून 1757 को। बिल्कुल, बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच हुआ था? अब प्रश्न ये बनता है, ये हुआ था अंग्रेज मतलब ब्रिटिश और बंगाल का नवाब, नवाब ऑफ बंगाल। मुद्दा क्लियर है सभी को? जल्दी से बताएं। नवाब का बंगाल जो था उसका नाम था सिराजुद्दौला। ब्रिटिश जो सेनापति था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पर सिराजुद्दौला हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव इसकी हत्या कर देता है। क्यों हारता है सिराजुद्दौला? क्योंकि इसका जो सेनापति है, सेनापति जो है किसका बेटा? सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला का जो सेनापति है इसका नाम है मीर जाफर। ये धोखा दे देता है किसको? सिराजुद्दौला को। जिस वजह से रॉबर्ट क्लाइव उसे हरा देता है, उसकी हत्या कर देता है। ठीक, तो यहाँ पर प्लासी के युद्ध में कौन जीता? तो आप बताएंगे ब्रिटिश जीते। मुद्दा क्लियर? जल्दी से बोलो सभी लोग। बहुत बढ़िया। तो बच्चा पार्टी आज के लिए यहीं तक रुकेंगे, अभी ये खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत कुछ बातें हैं बतानी है आपको। अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, तब आप सभी को यहाँ से हम बक्सर का युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में और कुछ बातें बंगाल से संबंधित वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर इसके बाद हम लोग रीच करेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। बात क्लियर? जल्दी से बता दो, इतने लोग जितने बैठे हैं सभी लोग बता दो, डन डना डन डन है इतनी बातें? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अगली क्लास में मुलाकात करते हैं, ठीक है? टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है, दूसरी क्लासेस भी रहती हैं, ठीक है? तो धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।